हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और उनके साथ शेयर करिए। इसके अलावा इस तरह के जो नॉलेज वाले वीडियो हैं उनको नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई पर्सन अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अगर वो नौकरी नहीं करता तो वो अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है। अब अगर कोई काम स्टार्ट करेगा वो दो तरह से स्टार्ट करता है। सबसे पहला, या तो अगर कोई वो बिजनेस करेगा, या अगर कोई प्रोफेशनल है जैसे सीए है, लॉयर है, या आर्किटेक्ट है, या और कोई प्रोफेशनल बंदा है तो वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। या तो जॉब करेगा या वो प्रैक्टिस करेगा, मतलब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा। ठीक है। अगर कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसका सोचने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली कैटेगरी इस तरह की होती है जो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनका सिस्टम बिजनेस का ये रहता है कि वो कोई प्रोडक्ट, क्या कहते हैं कि उसमें सिंपल सा उन्होंने एक शॉप ओपन कर ली, ठीक है, और मार्केट से उन्होंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और ऐसे लूज में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। या दूसरे तरह के इसी में जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करके वो क्या करते हैं कि उन जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उनकी पैकिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो अब नंबर बी कैटेगरी इसमें जो आ जाती है इसी में प्रोडक्ट बेचने वालों में, तो वो इनसे थोड़ा एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो पैकिंग है उस पैकिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं उसमें अपना कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और उस प्रोडक्ट के नाम से वो चीज़ बेचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बिजनेस सारे कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली कैटेगरी जो लूज में बेच रहे हैं या कुछ पैकिंग करके उन्होंने बेच भी दिया लेकिन कोई नाम नहीं रखा, ठीक है, तो है क्या कि उसमें कमा दोनों रहे हैं, लेकिन है क्या जो जो एक कैटेगरी है तो जिन्होंने अपना कोई नाम नहीं रखा, तो उसमें क्या है कि चाहे उनका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन है क्या कि उनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई जानता नहीं। अगर उनके साथ क्या दिक्कत आती है कि अपना जो भी प्रोडक्ट बेचने एक छोटे एरिया में बेच पाते हैं, ठीक है, लोकल कस्टमर होते हैं उनके। इसके अलावा उस प्रोडक्ट में बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती, मतलब प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद सामने वाला कोई कस्टमर आएगा वो बार्गेनिंग करके जाएगा कि इसको थोड़ा कम, ज़्यादा तो खैर करना नहीं है, लेकिन थोड़ा कम कर लो, आप बार्गेनिंग करेगा। ठीक है। दूसरा, उसमें मार्जिन भी कम रहता है। तीसरा, क्या होता है कि अगर कोई, जैसे कोई कस्टमर अगर लेके गया, अगर वो प्रोडक्ट उसे अच्छा लग रहा है तो वो प्रोडक्ट केवल उस तक सीमित है, किसी दूसरे को वो नहीं बता पाता कि भाई ये क्या कहते हैं कि ये मतलब इस वाले नाम का प्रोडक्ट है। तो अब कोई भी जो दूसरा नया कस्टमर आएगा जो उसके थ्रू चेन बना के आना चाह रहा है वो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे जो इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं, इनको बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद उस तरह का रिटर्न नहीं मिल पाता। ठीक है। नंबर बी कैटेगरी जो इसमें आ जाती है, थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट कर रखा उसने, तो वो क्या करता है कि वो पैकिंग उसने अपनी अच्छी कर रखी है, जो भी कर रखी है, उसके ऊपर अपने जो प्रोडक्ट का नाम लिख देता है। अब नाम लिखने से क्या होता है कि जो कस्टमर लेके जा रहा है तो दूसरा पूछेगा कि भाई ये कहाँ से, क्या कैसा, क्या प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है और ये क्या कहते हैं इस वाले ब्रांड का प्रोडक्ट है और ये यहाँ मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि एक तरह से चेन सिस्टम स्टार्ट होता है। तो उसमें बहुत सारा ऐसा नया कस्टमर जुड़ना स्टार्ट हो जाता है उसके आसपास का, जो उसके पास डायरेक्टली कनेक्ट नहीं था। तो एक चेन, नाम क्या होता है, एक चेन बनाने का काम करता है, एक रेपुटेशन धीरे धीरे क्रिएट होती है। जैसे आपका प्रोडक्ट आप बेचते चले जा रहे हो तो जितना पुराना वो प्रोडक्ट होता चला जाता है, और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो ऑब्वियस है कि जो पुराना कस्टमर वो तो वही मांगेगा, और उसके अलावा जो दूसरा वाला जो नया आ रहा है वो भी आपसे वही प्रोडक्ट मांगेगा, और फिर आपकी क्वालिटी के हिसाब से जुड़ता चला जाता है, और भी नए लोग वो नाम खींचता है। तो मतलब जो नाम होता है अपनी एक गुडविल क्रिएट करता है, एक रेपुटेशन क्रिएट करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे काम हम करते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी रेपुटेशन
बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता है। अब लेकिन है क्या कि उसकी रेपुटेशन बढ़ भी रही है, और है क्या कि लोग उसको जान भी रहे हैं। अब जैसे जैसे उस नाम की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी के अलावा जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है, लोग जानने लगते हैं, तो होता क्या है कि आजकल दूसरा आदमी जो होता है वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो ये ढूंढता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, मैं जो काम करने स्टार्ट जा रहा हूं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तो वो क्या करता है कि बिल्कुल उसी तरह की पैकिंग, उसी तरह का नाम और उसी तरह का प्रोडक्ट वो मार्केट में आपके आसपास बेचना स्टार्ट कर देता है, और आप ही के जो कस्टमर है वो काटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस तरह जो पहली वाली कैटेगरी में काम किया गया था, इसमें कोई नाम नहीं रखा था, ये उससे बेटर है। ठीक है, कि भाई इसमें, लेकिन इसमें भी उसी तरह की दिक्कतें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा। रीजन क्या है, आप मतलब मार्केट तो आप बना रहे हो अपने प्रोडक्ट की, लेकिन दूसरे अगल बगल में आके आपके नाम के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आपसे कम रेट में चीज बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब पहला रेट आपने कम रखा, मार्केट में कस्टमर टूटा, क्योंकि जो रेट, ठीक है, जो रेट मान लेते हैं 10 रुपए का है, सामने वाला वो 8 रुपए का दे रहा है। अब है क्या, सामने वाले को तो दोनों का नाम एक नजर आ रहा है ना। जैसे अब ब्रांड नेम रामा है, दूसरे ने भी रामा रख लिया, तो कस्टमर को तो दोनों जगह वो रामा नजर आएगा ना। अब ऐसे केस में आपका जो अपना कस्टमर है वो क्या होगा, कई केस में आपका टूटता है। और इसके अलावा जो रामा प्रोडक्ट लेके जा रहा है, अगर उसकी क्वालिटी खराब है तो भी आपकी रेपुटेशन खराब होगी। बेचा किसी और ने, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एलिगेशन आ जाता है कि भाई मैं तो रामा का प्रोडक्ट लेके आया था। ठीक है, आपको रेट कम रखना पड़ता है, आपका कस्टमर टूटता है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि एनर्जी बहुत लगानी पड़ती है, और पूरी जिंदगी आदमी मेहनत करने में निकाल देता है, लेकिन वो एक लेवल नहीं खड़ा कर पाता। लाइक लाला की दुकान, कुछ लाला लोग होते हैं ना, जैसे दुकान में बने रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। आज की डेट में गधे की तरह काम करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आज की डेट में स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। अब वहीं पर अब इसके क्या कहते हैं, कि अगर मैंने कोई अपने प्रोडक्ट का कोई नाम रखा है, वो नाम बहुत अच्छा चल गया है, अब मैं ये चाहता हूं कि उस नाम को कोई कॉपी ना करे। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि हर तरह के लोगों को, हर तरह के बिजनेस को एक प्रोडक्शन दे रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उस प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना जरूरी है ना। ठीक है, उस प्रोडक्शन को बोला जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, अब ट्रेडमार्क करने से क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क करने से क्या होगा कि जो आपका नाम या आपका जो प्रोडक्ट है, जो उस नाम से बिक रहा, उस नाम की कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस नाम की कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा, आपका कस्टमर कोई काट नहीं पाएगा। सेकेंड थिंग क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है, अभी तक प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे ही उसके साथ टीएम, और जब आगे जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो जब टीएम की जगह आर में कन्वर्ट होगा, तो होगा क्या कि एक तो डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, और सेकेंड थिंग है क्या कि आप अपने जो रेट हैं मार्केट से, जैसे आप क्वालिटी के हिसाब से अपने रेट आप बढ़ा सकते हो। जैसे आज की डेट में क्या है कि अगर मैं दिल्ली रहता हूं, तो दिल्ली में अगर दूध के 2 ब्रांड हम ले लें, ठीक है, तो एक मदर डेयरी चलता है और एक अमूल चलता है। ठीक है, तो है क्या कि और भी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल इन 2 प्रोडक्ट की है, दिल्ली एनसीआर में अमूल और मदर डेयरी। ठीक है, अब क्या है कि मैं बताऊं कि इसमें भी क्या है कि अब जैसे जो प्रोडक्ट आदमी ले रहा है, जिस ब्रांड का ले रहा है, अब जैसे मैं मदर डेयरी का ले रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि अगर कोई मुझे कहीं मैं जाता हूं, तो अगर या मेरा कोई स्टाफ जाता है, तो मैं मदर डेयरी के अलावा कोई दूसरा अगर दूध मुझे मिलता है, अमूल भी मिलता है, तो मना कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो सही बता दूं तो मेरा एक्सपीरियंस अमूल के साथ कम अच्छा रहा है और मदर डेयरी के साथ ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ये इस तरह का सिस्टम चलता है। तो सबसे पहली बात, तो अगर कोई भी पर्सन अपना कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उस बिजनेस करने में है क्या कि अपना जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है, तो उस प्रोडक्ट को सबसे पहले उसे क्या है कि अगर ढंग से लंबी रेस के घोड़ा अगर बनना चाहता है, तो उसे अपने
जो प्रोडक्ट का जो भी नाम रखना चाहिए और उसको सबसे पहले क्या किया करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास प्रोडक्ट कराना चाहिए, ट्रेडमार्क कराना चाहिए और पूरी लीगल प्रोसेस करके उसको रजिस्टर कराना चाहिए। ठीक है, तो अब ट्रेडमार्क करने की क्या प्रोसेस होती है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस के बारे में डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको ट्रेडमार्क को फाइल करने में या फाइल करवाने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या कि अगर मुझे ट्रेडमार्क करना है तो ट्रेडमार्क करने के लिए उसमें दो बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या कि एक तरह से सबसे पहली बात तो उस प्रोडक्ट का मैं क्या नाम रखना चाह रहा हूं वो कहलाता है मेरा ब्रांड नेम। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम ब्रांड नेम। दूसरा, मैं किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जैसे कोई कपड़े बेच रहा है, कोई पेंट बेच रहा है, कोई केमिकल बेच रहा है, ठीक है, या कोई तंबाकू बेच रहा है, या कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहा है, कोई दवाइयां बेच रहा है, ठीक है, तो या कोई लोहा बेच रहा है, स्टील वाले प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई मशीन बेच रहा है, कोई हैंड टूल्स बेच रहा है। तो है क्या कि आदमी बेच क्या रहा है, तो सबसे पहली बात तो आपका ब्रांड नेम क्या है, प्लस आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, अपनी सही क्लास चूज करना। क्योंकि जब हम ट्रेडमार्क फाइल करने जाते हैं तो उसमें यह नहीं होता कि हमारा ब्रांड नेम किसी भी क्लास में हमने फाइल कर दिया या करवा दिया। आपको अपनी सही क्लास की जानकारी या इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि है क्या कि आपके प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, फिर से आप समझना, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं, आपकी क्लास डिसाइड होती है। क्लास मतलब आपके प्रोडक्ट का जुरिडिक्शन। तो टोटल इसकी 45 क्लास हैं और उसमें कई क्लासेस ऐसी हैं कि जो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो उसमें अगर जरा सा भी आप चूक गए तो आपका प्रोडक्ट जिस क्लास में होना चाहिए उसकी जगह किसी और क्लास में फाइल हो जाता है। और वो अगर जिस क्लास से रिलेटेड है, अगर आपने किसी और क्लास में वो प्रोडक्ट अपना ट्रेडमार्क फाइल कर लिया और वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है तो आपके किसी काम का नहीं, कूड़ा है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि किसी का बिहार का केस है ये, कि उनका क्या कहते हैं कि वो आपका क्या कहते हैं, सीमेंट जो होता है, ब्लैक सीमेंट सेल किया करते थे, ठीक है, सीमेंट बेचा करते थे। अब जो सीमेंट की कैटेगरी होती है वो बिल्डिंग मटेरियल वाली जो क्लास है वो मोस्टली क्लास 19 आ जाती है। अब था क्या कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर ये जो मेरा ट्रेडमार्क है ये ऐसे ऐसे किसी और ने फाइल कर रखा, तो क्या मुझे इस क्लास में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। जब हमने उस नाम को जाके हमने क्लास 19 में चेक किया तो क्लास 19 में उस नाम से ट्रेडमार्क नहीं पड़ा था। तो मुझसे बोला कि सर इसका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। जब हमने उस अपोजिट पार्टी का चेक किया तो उसने क्लास 19 के जगह क्लास 2 में अपने को रजिस्टर करा रखा था। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो कंप्यूटर था उसने गलत क्लास में अपना ट्रेडमार्क फाइल कर लिया था, जिसका बेनिफिट इसे मिलने जा रहा था। ठीक है, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा ट्रेडमार्क सही क्लास में जाना चाहिए। अगर आप गलत क्लास में आप फाइल कर देते हो या ऐसे किसी नौसिखिए बंदे से आप फाइल करवा लेते हो जिसे ट्रेडमार्क की ढंग से नॉलेज नहीं है, तो आप समझो कि अभी तो आपको उसका नुकसान पता चलेगा ही नहीं। पता कब चलेगा, वो 2.5-3 साल बाद। क्योंकि आज की डेट में जो ट्रेडमार्क का एग्जामिनेशन होने में ही कम से कम 1.5 साल लग रहा है। अगर आप फास्ट जो स्पीड का चालान नहीं डलाते हो तो उस केस में कम से कम 1.5 साल वो एग्जामिनेशन करने में ले जा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो अपना ब्रांड नेम, ठीक है, सही से चूज करना चाहिए। दूसरा, क्लास चूज करनी चाहिए। अब क्या है, मैंने क्लास भी मुझे पता चल गई, मेरा ब्रांड नेम मेरा ब्रांड नेम पता चल गया, मुझे मेरी क्लास भी पता चल गई। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी नाम आपने रखा है उसे जाकर अपना जो भी गवर्नमेंट की साइट, आईपी इंडिया की साइट है, उसमें पब्लिक सर्च वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, वो डायरेक्टली गूगल पे डाल के आ जाएगा। आपने क्या किया, पब्लिक सर्च में जाके 3 कॉलम आते हैं। सबसे पहला आपका जो भी नाम है उसका नाम आपने सबसे पहले कॉलम में टाइप किया, जो भी है रामा, सागर या एनीथिंग, एडिडास वगैरह, वो ना आपने टाइप किया। नीचे अपनी जो भी आपसे रिलेटेड क्लास बन रही है वो आपने टाइप किया और नीचे आपने जो सर्च ऑप्शन में गए तो अगर उसमें ये दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब जो भी टाइपिंग आपने पूरी करी है उस तरह का नाम अभी तक उस वाली क्लास में कोई फाइल नहीं हुआ। तो मतलब ये इंडिकेशन है कि उस नाम से ट्रेडमार्क फाइल किया जा सकता है। लेकिन यहां पर भी एक लोचा है।
एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि क्या कि अगर हमारा नाम लंबा सा है, मान लेते हैं 6 अल्फ़ाबेट 7 अल्फ़ाबेट, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम 3, जो मिनिमम 3 अल्फ़ाबेट उठाता है पोर्टल, तो 3 अल्फ़ाबेट को डालकर आप ये देखो कि उन 3 अल्फ़ाबेट से के आगे किस मतलब क्या लिस्ट निकल के आ रही है। तो है क्या कि आपको उस आपके नाम से मिलते जुलते जो भी आपके क्या कहते हैं 45 डिग्री या 90 डिग्री में जो नाम रजिस्टर्ड हो रखे हैं उस तरह के फाइल हो रखे हैं, ठीक है, तो वो आपको एक तरह से क्या सर्च रिपोर्ट दे देगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, सामने वाला कहता है कि मैंने ट्रेडमार्क का नाम जब डाला था तो आप यकीन मानो उसमें से एक भी नाम निकल के नहीं आया, एक भी नहीं था, तो लग रहा था कि डिपार्टमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है। लेकिन है क्या कि जब उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई तो उसमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्शन में सेक्शन 11 में आगे 5 नाम 7 नाम, कई बार 25-25 नाम आ जाते हैं। तो ये कैसे हो गया? तो उसका चेक करने का भी एक साइंटिफिक वे होता है क्या कि उसको सीधी सी बात है, आपका बड़ा नाम है तो उसमें मतलब 2 या 3 अल्फ़ाबेट आप रखो, ठीक है, उसके हिसाब से सर्चिंग में लाओ, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो अगर उसमें नाम आपका आ रहा है, बिल्कुल मिलता जुलता नाम आ रहा है, तो वो नाम आप अपना चेंज कर लो। और अगर आपका नहीं, आपको रखना ही वही है, तो फिर उसका तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नाम जो बिना सोचे समझे डाले जाते हैं, वो डिपार्टमेंट क्या कर देता है, आगे जाके कैंसिल कर देता है। तो आपका सबसे पहली बात तो आपका जो पैसा आपने लगाया वो आपका वेस्ट हो गया, और जो इतना टाइम आपने लगाया, मतलब 2 साल 2.5 साल 4 साल लग जाते हैं, उसके बाद कहानी जीरो हो जाती है। मतलब मैं जहां से चला था मैं वहीं आके खड़ा हो गया। तो मुझे सबसे पहली बात तो अपना नाम जो भी मैं उसमें सर्च करता हूँ वो मुझे तरीके से मतलब सर्च करना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर मुझे मतलब यह है कि अगर मेरा नाम ओके हो जाता है कि हाँ भाई ये ठीक है, अब मैं आगे कैसे चलूँ, ठीक है। तो एक बात तो और ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे हम जब अपना ब्रांड नेम चूज करते हैं तो ब्रांड नेम चूज करने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां पर सबसे पहली बात तो अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है कि मतलब अवेलेबिलिटी है, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस तरह का नाम हमको नहीं रखना। सबसे पहली बात तो ऐसा है कि किसी हमें जो है जेनरिक नेम, जो कॉमन नेम है, उनको लेने से बचना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं कि आपका जो भगवान के नाम, जैसे भगवान तो सबके हैं ना, आप जैसे आप मथुरा वृंदावन जाओ तो मथुरा वृंदावन में भाई हर जगह आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी, ठीक है, तो उनके नाम से सारे होटल, सारे रेस्टोरेंट, सारे बिजनेस उनके नाम से चलते हुए दिखाई देंगे। तो आप ये समझ के चलो कि अगर आप राधा रानी, श्याम या कृष्ण के नाम से कोई भी ट्रेडमार्क डालते हो तो उस नाम की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, वो नाम पहले से बुक होंगे और आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह के नाम को लेने से बचना चाहिए। भगवान शंकर का नाम, ठीक है, या भगवान विष्णु का नाम या लक्ष्मी माता का नाम, इस तरह के नाम लेने से बचना चाहिए। एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि सर मुझे अपना एग्जामिनेशन जो रिपोर्ट आई है, उस ऑब्जेक्शन आया, उसका रिप्लाई कराना है। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट मंगाता हूँ। जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट में उठा के देखा तो स्वास्तिक के नाम की बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई थी। तब मैंने उनसे ये कहा कि इसका रिप्लाई कराना आपके लिए बेकार है और ये ट्रेडमार्क आपका नहीं निकलेगा। फिर उनसे मैंने पूछा कि ये ट्रेडमार्क स्वास्तिक रखा कैसे? कहता सर ऐसा था, ज़्यादा पैसे थे नहीं, मतलब मैंने दिमाग अपना ये लगाया स्वास्तिक नाम जो है रखने से है क्या मेरी मार्केटिंग का पैसा बच जाएगा। पूछा कैसे? तो स्वास्तिक एक्चुअल में क्या है कि जो हिंदू रिलीजन है, ठीक है, उसमें बचपन से हम देखते आए हर पूजा पाठ हर जगह वो स्वास्तिक यूज होता है। तो है क्या कि ऑब्वियस अगर वो ट्रेडमार्क मिल जाता है तो उससे अच्छा कोई नाम हो नहीं सकता, उसकी मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा आएगा नहीं। लेकिन कई बार जो इस तरह जरूरत से ज़्यादा जो स्मार्टनेस होती है आदमी के लिए बहुत डेंजर होती है, तो वही उसके लिए हुआ। तो मतलब आपको एक तो इस तरह के भगवान के नाम, या जैसे अब मान लेते हैं जो सिख लोग हैं उनमें गुरु होते हैं, ठीक है, तो उन गुरुओं के नाम लेने से बचना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक है, या आपका जो गुरु नानक देव हैं, या जो मुसलमानों में जैसे क्या होता है आपका 786 बड़ा पवित्र माना जाता है, या अल्लाह, इस तरह के नाम लेने से बचना चाहिए। डिपार्टमेंट नहीं देता, या कुछ प्रोहिबिटेड लिस्ट डिपार्टमेंट ने बना रखी है। आप जाओगे पब्लिक सर्च में ही एक प्रोहिबिटेड लिस्ट है,
जब आप कोई ट्रेडमार्क डालो उस लिस्ट में आप चेक कर लो कि क्या मेरा नाम कहीं इसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब जैसे उसमें अगर कोई नाम आ रहा है तो आपका वो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट देगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक रिफ्यूज होना ही होना है। ठीक है, हियरिंग तक तो मैटर जाएगा लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्या फ़ायदा ऐसा नाम डाल के। जैसे अब कुछ जो महापुरुष हैं उनके नाम नहीं रखना चाहिए, स्वामी विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस तरह के नाम लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरह के नाम के अलावा आपका क्या कहते हैं कि जैसे भगवानों के नाम को उन्होंने बता दिया। ठीक है, आज की डेट में अभी एक रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि डिपार्टमेंट ने लगाई है, जैसे अब मेक इन इंडिया चल रहा है। अब मेक इन इंडिया हर कोई जानता है, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जानता है, तो कुछ लोग समझदारी से मेक इन इंडिया जोड़ देते हैं अपने ब्रांड नेम में। बिल्कुल नहीं जोड़ना, आपका ब्रांड नेम वो पास ही नहीं होगा। ऐसे किसी भी नाम में जिसमें इंडिया जुड़ा है वो जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रखा हुआ है, जो ये आपका ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, जो आईपी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट ये चीज़ें अपने लिए बुक करके रखती है। अभी जैसे भारत तो पहले से था, लेकिन जो आपका जो गजट में निकला उसमें क्या कहते हैं, इसका नाम चेंज करके इसका नाम भारत कर दिया है। आज की डेट में कोई भी पर्सन अपने नाम के साथ कहीं पर भी अगर भारत आ रहा है ना, तो आपका वो ट्रेडमार्क पास होगा ही नहीं, किसी कीमत पर पास नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, भारत नहीं जोड़ना है। तो आप सबसे पहली बात तो अपना ट्रेडमार्क का नाम उस प्रोहिबिटेड लिस्ट में भी चेक करो। जैसे एक नाम है, आपको बताऊं कि बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, जो बहुत लोग बचपन से देखते आए, जैसे बालाजी। बालाजी एक ऐसा नाम है जो आपका, जैसे वो भी प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। तो बालाजी जो प्रोडक्शन के नाम से जो जितेंद्र है, उनकी जो बेटी है एकता कपूर, वो बालाजी प्रोडक्शन के नाम से चलाती हैं। तो उनके नाम की बहुत सारी फाइलें आपको बालाजी के नाम से दिख जाएंगी, एक भी फाइल क्लियर नहीं है ना होगी, जबकि वो तो लेडी हजारों करोड़ की आसामी है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई भी ट्रेडमार्क बालाजी के नाम का पास नहीं हुआ। और दूसरा है क्या कि जो नाम बड़े ब्रांड हैं उनसे मिलते जुलते ब्रांड लेने से बचना चाहिए। जैसे अब मैं बता दूं कि आपको अभी बीच में जो था, एक जैसे एडिडास एक ब्रांड चलता है, एडिडास की जगह किसी ने कोई थोड़ा चेंज करके मॉडिफाई कर दिया, आबिदास कर दिया। ठीक है, या कोई कहे कि मैं एक काम करता हूँ ADD कर देता हूँ। तो ये चीज़ें पब्लिक सर्च में तो नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन है क्या कि डिपार्टमेंट आपकी फाइलें निकालेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अपने नाम के साथ अपना जो गुड्स, आप जिस गुड्स में डील कर रहे हो, ठीक है, उन गुड्स का नाम जोड़ने से बचना चाहिए। जैसे अगर है क्या कि कोई अगर पैंट, शर्ट, स्कर्ट, ठीक है, टोबैको, या अगर ये फ्रंट में रखता है तो ये कभी पास नहीं होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी जो आपका गुड्स है उसको कभी भी ब्रांड नेम बनाने की परमिशन नहीं देता। यहाँ तक बोला जाता है कि आप अपना जो पूरा ब्रांड नेम है उसमें फ्रंट या बैक में कहीं भी अपने गुड्स का कोई नाम यूज मत करो आप, मतलब उसका गुड्स नहीं आना चाहिए। प्लस एक बात और बोलता है वो कि आपका जो ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम जो उसको जो एक तरह से क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे ये पता चल रहा हो जो कि ये इसकी क्वालिटी से रिलेटेड। ऑटोमेटिक क्या होगा कि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है सेक्शन 9 का ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इस तरह के नाम लेने से बचना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं अगर इस तरह के नाम लेने से आप बचोगे तो आपका एक तरह से क्या होगा कि आपको बेनिफिट रहेगा कि एक मतलब कुछ मिला के आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह के नाम डाले, आप यकीन मानो कि आपका टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, आगे बहुत सारा पैसा आपका लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कहानी क्या रहेगी, मैंने फिर बताया, जीरो। तो इस तरह के नाम लेने से बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब जो और क्या कहते हैं कि जब आपका, जैसे हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, इसके अलावा जो आगे होता क्या है कि जैसे फीस की बात आ जाती है। ठीक है, तो अब है क्या कि फीस का भी कई बार लोगों को क्लियर नहीं रहता कि कब कहाँ कितनी फीस लग रही है। ठीक है,
तो अब जैसे अगर मैं इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करने में जो गवर्नमेंट चालान अगर ऑफ ऑनलाइन मोड में है तो 5000 का है, और ऑनलाइन मोड में तो 4500 का है, और अगर ऑफलाइन मोड में मतलब डायरेक्टली अगर डिपार्टमेंट जाके ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करी जाती है उसे बोलते हैं ऑफलाइन मोड, ठीक है। उसमें एक फॉर्म आपको भरना होता है, जो डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ आप देते हो, फीस देते हो आप, ठीक है, जो भी ऑनलाइन या जो कैश होता है वो देते हो, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म वो फिर बाद में डिपार्टमेंट के ऑफिसर अपने उसमें चढ़ा लेते हैं, तो वो फीस 5000 जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। अच्छा, किसी का मुझसे ये भी क्वेश्चन आया कि सर ऐसा है, मेरी इंडिविजुअल फाइल है, तो मैंने क्या किया कि अगर मेरे पास एमएसएमई है तो क्या मेरी फीस उसमें मैंने सुना है कि गवर्नमेंट डिस्काउंट देती है एमएसएमई केस में। एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट का मिनिमम चालान नई एप्लीकेशन के केस में 4500 है, उससे कम की फीस नहीं लगती, उतनी फीस तो कम से कम लगेगी रहेगी। अब एमएसएमई या स्टार्टअप सर्टिफिकेट जो होता है उसका क्या मतलब किसे बेनिफिट मिलता है, तो होता क्या है, इंडिविजुअल के अलावा जितने भी अदर कैटेगरी के जो एप्लीकेंट हैं उनकी फीस जो है वो जस्ट डबल है। जैसे अगर ऑफलाइन मोड में 10,000 और ऑनलाइन मोड में 9,000, जैसे कंपनी आ जाती है, एलएलपी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाते हैं, या कोई भी अदर पर्सन जो इंडिविजुअल नहीं है उसकी फीस डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन 9,000 ऑफलाइन 10,000 करी हुई है, ठीक है। अब है क्या कि अगर इन लोगों ने मतलब जो ट्रस्ट को छोड़ के, ट्रस्ट को ये बेनिफिट नहीं मिलता है एमएसएमई का, ट्रस्ट को छोड़ के अगर कोई एलएलपी है, कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो अगर इनका एमएसएमई सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, स्मॉल स्केल अगर इंडस्ट्रीज में आती हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और एमएसएमई बना हुआ है और जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हो, ठीक है, उस एमएसएमई के अंदर बिजनेस की वो कैटेगरी दी हुई है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, आपकी फीस ऑफलाइन मोड में 10,000 से घटा के 5,000 और ऑनलाइन मोड में 9,000 से घटाकर 4,500 कर देती है, ठीक है। तो डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट कंपनी को, कंपनी की फीस, एलएलपी की फीस इनकी सबकी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, इनको बेनिफिट मिलता है, इनको डिस्काउंट मिल जाता है, वो फीस इंडिविजुअल के इक्वल आ जाती है, लेकिन 4500 से कम का कोई चालान नहीं है, चाहे आपके पास एमएसएमई हो या कोई कुछ भी हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार लोग बहस कर जाते हैं कि नहीं सर हमने तो एमएसएमई नहीं दिया था, पिछली बार हमारी फीस कंपनी होने के बावजूद हमारी फीस क्या हुआ कि कम लगी थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि सीधी सी बात है कि आज गवर्नमेंट ने ऐसी कोई छूट नहीं दे रखी कि एमएसएमई लगाए बिना आपकी फीस 4,500 हो जाएगी या 5,000 हो जाएगी। अगर कंपनी के केस में आपको सब्सिडी का बेनिफिट तभी मिलेगा, आपकी कम फीस का फायदा तभी मिलेगा जब आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप होगा, उसके बिना और कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये फीस वाली बात आ जाती है। सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन और था किसी का कि सर एक्चुअल में कि डीएससी का क्या लॉजिक है। ऐसा होता है कि जब भी आप कंप्यूटर के थ्रू अपने आप या कोई और आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की ऑफिस में ना जाके अपने ऑफिस से ही फाइल करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि फॉर्म सबमिट करने के अलावा वहां पर जब अकाउंट मेंटेन है तो वहां पर डीएससी डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर के बाद ही वो एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे सबमिट मानी जाती है। सबमिट मानने के अलावा उसके बाद ही वो फीस उठाएगा। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाया तो उस केस में वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं मानी, डिपार्टमेंट के पोर्टल पे सबमिट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और कि कहाँ पर किसका डिजिटल सिग्नेचर लग सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लॉयर हूँ तो मैं कितनी भी एप्लीकेशन अटॉर्नी हूँ, मैं अटॉर्नी बना हूँ, लॉयर होने के साथ साथ मुझे अटॉर्नी होना ज़रूरी है, मतलब डिपार्टमेंट की मेंबरशिप लेनी ज़रूरी है। अटॉर्नी कौन होता है? जिसने डिपार्टमेंट की टीएम से रिलेटेड एजेंसी ले रखी है,
ठीक है, डिपार्टमेंट मुझे अलाउ करेगा। तो मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर से मैं कितनी भी एप्लीकेशन किसी की भी, मतलब दिल्ली में, दिल्ली के बाहर पूरे इंडिया की या इंडिया के बाहर की के भी एप्लीकेंट अगर होंगे, अपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कराना चाहते हैं, तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के यहीं से एप्लीकेशन सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितनी भी एप्लीकेशन मैं डाल सकता हूँ, किसकी भी डाल सकता हूँ। अब अगला कहता है कि नहीं सर, ऐसा है कि मुझे ये चाहिए कि फाइल आप कर दो, लेकिन उसमें आपका नाम ना आए या आपका सर्विस एड्रेस ना आए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल का एक सेपरेट डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है, उसकी आईडी अलग बनती है। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या होगा, जिसकी आईडी बनेगी उसके नाम का डिजिटल सिग्नेचर वहां पर काम करेगा। जैसे मेरी आईडी से कोई अगर फाइल जा रही है तो मेरा डिजिटल सिग्नेचर काम करेगा। अगर मेरा नाम विजय गुप्ता है तो विजय गुप्ता का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। राम मोहन सीता गीता का डिजिटल सिग्नेचर या किसी और का डिजिटल सिग्नेचर अगर लगाया जाएगा तो वो मेरी आईडी पे काम नहीं करेगा। अगर कोई मतलब कोई एप्लीकेशन अगर फाइल हो रही है और डिजिटल सिग्नेचर अगर निशा गुप्ता का है तो आईडी भी निशा गुप्ता की होनी चाहिए। ठीक है, अब तो अगर उसकी आईडी से, अगर जो क्लाइंट है उसकी आईडी से और उसके डीएससी कोई एप्लीकेशन फाइल होगी तो उसमें क्या होगा, लॉयर का नाम नहीं आएगा, लॉयर का एड्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, प्लस उसमें आजकल क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स और आ रही हैं कि जो कई केस में लोग ये कह रहे हैं सर हम जो डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं डिजिटल सिग्नेचर हमारा लग ही नहीं पाता, तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात तो उसमें जो जिस सिस्टम में डीएससी लगा रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें स्पेसिफिक ट्रेडमार्क की सेटिंग होती है। वो सेटिंग जब तक उसकी ढंग से नहीं होगी वो आपका डीएससी उसमें पकड़ेगा ही नहीं, वेबसाइट लेगी ही नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है कि जिस सिस्टम पे ट्रेडमार्क का काम हो रहा है उस पर डिजिटल सिग्नेचर की सेटिंग होनी चाहिए, नहीं तो उससे वो डिजिटल जो डिपार्टमेंट वो ट्रेडमार्क मतलब उसके थ्रू सबमिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस सेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, उसको मतलब ढंग से वो कर लो। इसके अलावा किसी ने मुझसे ये कहा कि सर एप्लीकेशन मैंने खुद फाइल करी और क्या कहते हैं मेरे नाम पे एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन अब कुछ चेंजेस आए वेबसाइट में, इधर आए हैं काफ़ी कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो उसके बाद मेरा डीएससी उसमें लग नहीं पा रहा, तो रिप्लाई मैंने बना रखा है, तो क्या आप अपने डिजिटल सिग्नेचर से मेरा रिप्लाई सबमिट कर दोगे। तो एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ट्रेडमार्क आपने फाइल किया, ठीक है, तो है क्या कि मैं लॉयर हूं तो मैं रिप्लाई सबमिट करूंगा, मेरा डीएससी भी लगेगा, लेकिन वो मेरी आईडी के थ्रू लगेगा। ठीक है, वो आपकी आईडी के ऊपर मेरा डीएससी काम नहीं करेगा, और रिप्लाई भी जो बनेगा वो आपके नाम से नहीं बनेगा। जब मैं वो रिप्लाई एक कंसर्न लेटर या क्लाइंट का पावर अटॉर्नी लगाऊंगा, साथ में स्टाम्प पेपर के साथ नोटिस करा के परमिशन लेटर लगाऊंगा, तब डिपार्टमेंट उस रिप्लाई को अलाउ करेगा। तो ये सब बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर गलत ढंग से कोई चीज़ करी जाए तो आगे बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत है कि कई बार आदमी ये कहता है कि सर मार्केट में तो क्या कहते हैं रेट बड़े कम चल रहे हैं, ठीक है, कि कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये लेके एप्लीकेशन फाइल कर दे रहा है, रिप्लाई की इतनी फीस और ऐसे ऐसे करके। तो होता क्या है, देखिए है क्या कि जैसे अब मान लेते हैं मेरा अपना कोई बच्चा है, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ कराऊँ मैं बेस्ट कराऊँ। अगर मैं कोई ट्रीटमेंट अपना करा रहा हूँ तो मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर कराऊंगा ना। अगर किसी की कोई हार्ट सर्जरी होनी है तो अगर मान लेते हैं जो अगर किसी अच्छा हॉस्पिटल जैसे मेदांता है, हार्ट सर्जरी के लिए जाना जाता है, अब वहीं पर मान लेते हैं कोई सिटी है, ठीक है, कोई शाहजहाँपुर एक सिटी है, वहाँ पर कोई छोटा हॉस्पिटल है, तो वो हार्ट सर्जरी करने के मान लेते हैं 40,000 रुपये ले रहा है, वही जो ट्रीटमेंट है मेदांता में आके मान लेते हैं 2 लाख का हो रहा है इन केस। ठीक है, तो अब क्या है कि वहाँ पर कोई पर्सन अपनी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करेगा, वहाँ पर 30,000 40,000 रुपये का हार्ट सर्जरी करा लेगा, या वो 2.5 लाख रुपये दे के जाके खर्च करेगा। बस वो कह रहा है जो 30,000 वाला 40 की सर मतलब कर देंगे,
लेकिन गारंटी वारंटी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो लिख के नहीं देंगे। मेदांता वाला भी ये नहीं देगा, लिख के कोई नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं है क्या कि वहाँ का जो सक्सेसफुल रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आदमी वहाँ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इसी तरह से आप ये समझ लो कि आपके बिजनेस का जो दिल है, आपकी बैकबोन है, वो आपका बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो बिजनेस का जो बैकबोन है और जो हार्ट है वो है आपका ट्रेडमार्क। सारा खेल तो उसके ऊपर है, सारा पैसा आप उससे आगे फ्यूचर में कमाने वाले हो, तो उसमें लगाने में क्या दिक्कत है। और जो बहुत सस्ते में काम करेगा, आप समझ लो कि वो कहीं ना कहीं उसे या तो बिल्कुल कुछ नहीं आता या कोई नौसिखिया होगा। तो नौसिखिया बंदे के हाथ में आप कैसे चीज़ दे दोगे? कोई समझदार बंदा कभी भी ऐसे बंदे के हाथ में चीज़ नहीं देता, आपको भी नहीं देना चाहिए। आपको ट्रेडमार्क जो मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री फीस ले रहा हो, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका ट्रेडमार्क फाइल हो रहा है उसमें फाइल करने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ बड़े हो जाती हैं। मतलब जो फॉर्म टीएमए फॉर्म जो फाइल किया जा रहा है, आप यकीन मानो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ज़रा सी एक गड़बड़ी हो गई तो वो क्या होगा कि उसमें आगे जाके 1.5 साल बाद उसका एग्जामिनेशन जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर आपका मोस्टली लिखा रहेगा फॉर्मेलिटी चेक फेल। जरा सी गलती की वजह से गुड्स गलत चला गया, कैटेगरी गलत चली गई, एप्लीकेंट का नाम गलत चला गया, एड्रेस, मतलब ऐसी छोटी छोटी उसके अंदर वो सामने वाला एरर डाल रहा होता है, गलतियां कर रहा होता है, जो वो बंदा मैं बता नहीं सकता। तो लेकिन है क्या, उसका खामियाजा उसको नहीं भुगतना। किसको भुगतना है? जिसकी फाइल पड़ी है, ठीक है। तो उसको फिर आगे फॉर्मेलिटी चेक फेल पड़ा रहता है कई बार, उसमें बार बार चालान डालने के बावजूद वो चीज़ वहीं की वहीं खड़ी रहती है, फॉर्मेलिटी चेक फेल में ही खड़ी रहती है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मतलब इसके अलावा अगर ट्रेडमार्क को फाइल करने से रिलेटेड कोई इशू आता है कि आपके पास नहीं अवेलेबिलिटी है, उसका कोई जो डिपार्टमेंट, अगर आपकी फाइल फंस जाती है, ऑब्जेक्शन में आ जाती है, उसका रिप्लाई कराना, रिप्लाई करने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या अगर क्या कहते हैं हियरिंग में मैटर है, हियरिंग करने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर आपकी फाइल अपोजिशन या रेक्टिफिकेशन में चली जाती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है ट्रेडमार्क की A to Z, ठीक है, वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई भी डाउट है या फाइल करने से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना डाउट ले सकते हैं, अपनी क्वारी ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9625122106। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको औरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।